हेलो बच्चों, केम छो? आवाज आवे छे? तो बच्चों, आज हम लोग आप पहुंच चुके हैं ग्रेविटेशन के आखिरी लेक्चर में। जितने होमवर्क थे स्टेज 4 के वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें एसएचएम पढ़ेंगे, एसएचएम के कुछ पार्ट। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एसएचएम को। ठीक है ना बच्चों? चलो स्टार्ट करें। स्टेज 5 नहीं, स्टेज 4 था ना, स्टेज 5 रह ही गया। स्टेज 4 में पार्ट बी सिर्फ 10 क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करते हैं। स्टेज 4 पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? एक ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण स्क्वायर रूट ऑफ 6/11 जी है। मान लेते हैं ग्रह की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो जी डैश है, तो जी डैश ऐसा है। फिर लिखा है जहां जी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रह का औसत घनत्व पृथ्वी की घनत्व का जो 2/3 है, तो ग्रह की औसत घनत्व को रो डैश मान लें, ये 2/3 रो हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग 11 किलोमीटर है तो ग्रह की सतह पर पलायन वेग क्या होगा? ठीक है ना बच्चों, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r। पलायन वेग की बात करें तो 2gm के बदले लिखते हैं 4/3πr³ इंटू रो बाई आर। ठीक है, ऐसा लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है? या एक काम करें, जी के टर्म में हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जहां भी होगा आर का टर्म आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 8g πr² इंटू रो, यानी कि ये टर्म को बाहर ले लो, v प्रोपोर्शनल टू r रूट रो, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। एक ये रिलेशन आ गया ना। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? पलायन वेग का रेशियो चाहिए। डेंसिटी दिया है, r के लिए g का टर्म इस्तेमाल करते हैं। देखो g डैश बाई जी डैश को लिखेंगे gm डैश बाई r डैश का स्क्वायर, यहाँ √6/11 gm/r²। बस g से g को काट दो। अब इसको वॉल्यूम के टर्म में लिखते हैं 4/3πr³ इंटू रो डैश बाई आर डैश स्क्वायर। समझ रहा हो ना? इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 6/11 इंटू 4/3πr³ रो बाई r²। ये इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा। 4/3π को काट देते हैं। अब देखो बच्चों, एक रिलेशन हमारे पास आ रहा है r डैश बाई r इक्वल्स टू रो बाई रो डैश इंटू √6/11। हो गया ना? कोई मिस्टेक तो नहीं है? रो डैश बाई रो, अच्छा रो को उधर ले जा रहे हैं, r डैश बाई r, थोड़ा कटपिट हो गया, लेकिन समझ में तो आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, अगर समझ में आ गया तो आगे चलेंगे। हमें क्या चाहिए? v डैश बाई v, इसको लिखेंगे r डैश बाई r इंटू रूट रो डैश बाई रो, ऐसे लिख देते हैं r डैश बाई r को ऐसे। अब यहाँ पर रो बाई रो डैश, r डैश बाई r ही है ना, रो बाई रो डैश, और क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 6/11 इंटू यहाँ पर रूट रो डैश बाई रो, तो √6/11 अलग हो गया
हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ रो बाई रो डैश लिख सकते हैं, रो बाई रो डैश 3/2 हो जाएगा, √6/11 इंटू √3/2, तो क्या आ गया 3/11 आया, इक्वल्स टू 3/11, v कितना दिया हुआ है 11, तो v डैश क्या हो जाएगा बच्चों 3/11v इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर सेकेंड। हो गया आंसर, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में आएंगे, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या लिखा है, एक युग्म तारे में दो तारे ए का द्रव्यमान दिया हुआ और बी का भी द्रव्यमान दिया हुआ है। ये तारे दोनों एक दूसरे से कैपिटल स्मॉल डी दूरी पर है और अपने संहति केंद्र यानी इसको बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, जो कि स्थिर है कि चारों ओर घूम रहे हैं। युग्म तारे के कुल कोणीय संवेग तथा बी तारे के संहति के केंद्र के सापेक्ष कोणीय संवेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। ज्ञात करेंगे, बिल्कुल ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों, एक द्रव्यमान है m1, दूसरा द्रव्यमान है m2, दूरी है d। द्रव्यमान केंद्र यहाँ कहीं मान लेते हैं, हमें क्या पता कहाँ है। इस दूरी को नाम दे दो r1, इस दूरी को नाम दे दो r2। m1 का मान दिया हुआ है 2.2 ms और ये दिया हुआ है 11 ms, बस इतना ही दिया है, ठीक है ना। a और b था, ms यहाँ मास ऑफ सन है, सूर्य का द्रव्यमान। चलो अब इसको c नाम दे दो, इसको a नाम दे दो, इसको b नाम दे दो। एंगुलर मोमेंटम a प्लस b बाई एल बी, यही तो ज्ञात करना है। युग्म तारे के कुल कोणीय संवेग तथा बी तारे के कोणीय संवेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। ज्ञात करेंगे ना, देखो क्या लिख दे, एल ए बाई एल बी प्लस 1, एल ए बाई एल बी एम वी आर, m1 v1 r1 m2 v2 r2 प्लस 1, या आई ओमेगा लिख दे, क्या ज्यादा आसान होगा। ओमेगा के टर्म में, दोनों का ओमेगा सेम है, ठीक है ना, ओमेगा के टर्म में लिख देते हैं। ठीक है, कोई नहीं, अभी लिख दिया तो लिख दिया, अगले स्टेप में लिखते हैं। तो देखो बच्चों, सेंटर ऑफ मास है C, तो सीधी सी बात हम लोग कह सकते हैं m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2। तो m1 r1 m2 r2 कट जाएगा, क्या बचेगा v1 बाई v2 प्लस 1, v को लिख देंगे ओमेगा r1, इसको ओमेगा r2। अब ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, r1 बाई r2 को m2 बाई m1 लिख सकते हैं। हो गया हमारा काम, आंसर भी आ गया। देखो m2 का मान कितना है 11, तो 11 बाई 2.2, मास ऑफ सन तो कट ही जाना है, ये क्या आ जाएगा 5 टाइम्स में कट जाएगा, 5 प्लस 1 6, हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड में आ जाओ।
देखो बच्चों, थर्ड में क्या लिखा है, एक उपग्रह एक समान वेग v से पृथ्वी की वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। समान द्रव्यमान m का एक पिंड अलग होकर, उपग्रह से अलग होकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर पलायन करता है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा mv²। ये तो सॉल्व किया हुआ है बच्चों, स्टेज 4 पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 14 देखो तो यही है क्या, स्टेज 4 पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 14, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो बस हो गया सॉल्व। सेम एज क्वेश्चन नंबर 14 स्टेज 4 पार्ट ए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। फोर्थ में देखो क्या लिखा है, दो गोलीय ग्रह P और Q हैं जिनका घनत्व एक समान है। घनत्व R लिखा है, हालांकि रो होगा, वो मिसप्रिंट है, खैर जो भी है, घनत्व दोनों का समान है। फिर MP और MQ उनके क्षेत्रफल का रेशियो, MP और MQ द्रव्यमान है, क्षेत्रफल जो है A और 4A है। बस उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पहले इतने इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। घनत्व समान, तो क्या लिखा है देखो तो, A और 4A, 4 पाई R, R कौन सा, P, और 4A 4 पाई R किसका, Q का। दोनों को डिवाइड कर दें क्या, 1/4 RP RQ का स्क्वायर, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं RP, ये स्क्वायर रूट 1/2 आ जाएगा, इंटू 2 इक्वल्स टू RQ, ठीक है ना, स्क्वायर रूट कर दिया, 1/2 आ गया। अब मान लेते हैं P जो है ना ये R है, तो RQ क्या हो गया, 2R। इतना इंफॉर्मेशन तो दिया है, ठीक है। फिर लिखा है द्रव्यमान दोनों का MP और MQ है, अगर घनत्व समान है तो द्रव्यमान का रेशियो क्यों नहीं मिल जाएगा, MP/MQ, ये हो जाएगा RP/R³ के प्रोपोर्शनल। समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो मास होता है 4/3 पाई R³ इंटू रो, मतलब आयतन गुना घनत्व, घनत्व समान है तो घनत्व हट गया, आयतन का अनुपात त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है, तो त्रिज्या का घन कर दिया ना R⁻3, यहां पर भी R⁻3, बस यही तो लिखा है। अब देखो RP है R, RQ है 2R, 1/8, तो 8 MP, ये MQ हो गया। फिर से मानेंगे, माना कि, क्या माना, MP मान लो ना, मिटाना पड़ता है काफी। माना कि MP स्मॉल m, तो इसलिए MQ कितना हो जाएगा, 8m। चलो हमारा काम हो गया, क्या क्या मिल गया, R 2R, देखो, और क्या मिल गया, M 8m, ये दो चीज मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा है, एक गोलीय ग्रह R है PQR, R का भी घनत्व समान है और द्रव्यमान MP + MQ के बराबर है, यानी 9m उसका द्रव्यमान है। PQ और R का पलायन वेग VP VQ VR है, तो उनके बीच संबंध ज्ञात करना है। हम लोग ऐसे लिख दे, MR = M + 8m 9m, हो गया। पहले VP लिखेंगे, VP √2gm, छोटा वाला m बटा R, उसके बाद VQ लिखेंगे √2g, 8m है, और डिवाइडेड बाय रेडियस 2R, तो
तो यहाँ पर आ गया 4, 4 से 2, 2VP, इसका डबल आ गया ना, ठीक है। अब VR निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2G इंटू 9M बाई त्रिज्या तो निकालना पड़ेगा। त्रिज्या आप सॉल्व करोगे, यहाँ सॉल्व करते हैं, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो 8M इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू रेडियस ऑफ आर का क्यूब इंटू घनत्व 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब रो, 4/3 पाई रो, ये सबको तो कटना है। 4/3 पाई रो कट गया, यानी कि 2R इक्वल्स टू, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 9 है ना, 9 है बच्चों, 9। तो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ R इज इक्वल्स टू 9 टू द पावर 1/3R, इसको वहां यूज करते हैं। 9 टू द पावर 1/3, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2GM/R इंटू 9 टू द पावर 2/3, 1 माइनस 1/3, उसको लिख दिया 2/3। तो ये VP अलग हो जाएगा और फिर बचेगा 9 टू द पावर 1/3। ये देखो तो क्या है, 2VP है, 2VP, समझ रहे हो ना, 2 से ये कट गया 4 बार में, तो 4 का स्क्वायर रूट 2VP, और ये जो है 4 क्यूब रूट है। बताओ तो ये 2VP से ज़्यादा होगा या कम होगा? अगर सिर्फ 8 होता तब तो ये 2VP हो जाता, लेकिन 8 + 1 है, इसका मतलब ये 2VP से ज़्यादा है। अब हमारा काम हो गया, R के लिए एस्केप वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, फिर Q के लिए, फिर सबसे कम होगा P के लिए। ऐसा दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये सॉल्व हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, लिख लो। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, 3rd और 4th 6 क्वेश्चन और हैं, डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, देखो 5 में क्या लिखा है, पृथ्वी के समान घनत्व वाले एक ग्रह की जिसकी त्रिज्या R इक्वल्स टू 1/10 टाइम्स ऑफ पृथ्वी की त्रिज्या, मतलब ऐसा लिखा है कि पृथ्वी की त्रिज्या का 1/10 गुना है। वैज्ञानिक इस ग्रह में R/5 गहराई वाला, यानी जो उस ग्रह की त्रिज्या है उसका 1/5 गहराई का एक कुआं खोदते हैं और उसमें इतनी ही लंबाई की तथा 10 टू द पावर -3 kg/मीटर रेखीय द्रव्यमान घनत्व वाला एक तार लटकाते हैं, जो कुएं को कहीं भी स्पर्श नहीं करता है। तार को पकड़कर यथास्थान रखने के लिए एक व्यक्ति द्वारा तार के शीर्ष पर कितना बल लगाएगा? व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है, ठीक है ना। पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई है 6 × 10⁶ मीटर और G का मान दिया हुआ 10। बस अब हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से। G का मान है 10, R का मान RE ये दिया 6 × 10⁶ और R का मान दिया है RE/10 यानी 6 × 10⁵। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में पुट करेंगे। ये हो गया, और क्या लिखा है,
कि ये एक ग्रह है, यहाँ पर केंद्र, ये r/2 लग रहा है, लेकिन आप r/5 मान लो, बहुत छोटा होगा ना r/5, अब फिगर में दिखाना है। तो मान लो ये दूरी r/5 है, यहाँ से यहाँ तक एक वायर को ऐसे सस्पेंड करके रखा है, मतलब हैंग कर रहा है, लटकाया हुआ है यहाँ तक। त्रिज्या इसकी है r, यहाँ से हम लोग x दूरी पर छोटा सा एलिमेंट मानेंगे dx थिकनेस का, ठीक है ना बच्चों। हमें कुल बल, जितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा उतना ही अगर F बल ऊपर से लगाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में रह पाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग इस पे कुल बल ज्ञात करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो, लैम्डा दिया हुआ है इसके लिए 10⁻³ kg/मीटर, ऐसा लिखा है। इकाई लंबाई का द्रव्यमान इतना दिया है। सबसे पहले इस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, Gm। m के लिए कुछ लिखा है क्या रिलेशन? नहीं लिखा तो फाइंड करना पड़ेगा त्रिज्या के हिसाब से। पृथ्वी के समान द्रव्यमान घनत्व वाला और त्रिज्या 1/10 है, ठीक है। तो m हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, या एक काम करें Gm/r², m लिख ही देंगे। m बराबर 4/3πr³ ऐसा लिख सकते हैं, दिख रहा है ना यहाँ पे, इसी क्वेश्चन का पार्ट है। 4/3π, r के बदले re³/1000, ठीक है ना, re/10 लिख दिया। तो ये आ जाएगा मास ऑफ अर्थ का 1000वां हिस्सा, ठीक है। चलो ये मिल गया, हमारा काम हो गया। केंद्र से देखो, किसी ठोस गोले में अंदर में, सतह के अंदर केंद्र से x दूरी पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान हम लोग लिखते हैं gmx या gmr/r³। इसको फिर dm से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा df। अब dm क्या होगा देखो, मैं लिख के बताता हूँ। dm को लैम्डा dx लिख सकते हैं, कोई तकलीफ है तो बोलो, कोई तकलीफ नहीं, फिर हो गया हमारा काम। g इसको लिखेंगे me/1000, फिर r कहाँ गया, re³ ये भी 1000 हो जाएगा ना, अच्छा ही है। फिर x और उसके बाद लैम्डा dx, x तो था ही, लैम्डा dx हो गया m का मान, dm का मान। 1000 से 1000 कट जाएगा, इसको हम लोग स्मॉल g/re लिख सकते हैं। लैम्डा को बाहर ले लेते हैं, x dx। हमें कुल बल चाहिए, कुल बल के लिए इंटीग्रेट करेंगे ना। देखो तो क्या आ जाएगा, नेट फोर्स F इज इक्वल्स टू, ये टर्म तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दो g λ/re, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। समझ में आ रहा है? F बराबर इंटीग्रेशन ऑफ df, ये लिख रहे हैं। इसको इंटीग्रेट कर दिया है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं देखो, r/5 है ना ये दूरी, r/5, तो यहाँ होगा 4r/5, ये r, 4r/5 से r तक लेंगे लिमिट। नहीं समझ में आ रहा है? पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, ये दूरी r/5, बचा हुआ डिस्टेंस r - r/5 यानी कि 4r/5, तो इसका लिमिट लेंगे 4r/5 से r तक के लिए। बस 2 को बाहर ले लो, 2g λ/re
यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 16/25 आर स्क्वायर 16 माइनस 25 माइनस 16 9 हो जाएगा 9 आर स्क्वायर 2g lambda by r e इंटू 9 आर स्क्वायर बाई 25 आर को r बाई 100 आर ई बाई 100 लिख देते हैं स्क्वायर में है 25 आर ई इंटू आर ई स्क्वायर बाई 100 ये आर ई से आर ई कट गया। अब जो कुछ भी बचा है उसमें वैल्यूज को पुट कर दो एफ की वैल्यू सॉल्व करके एग्जैक्ट 108 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है ना, बस हो गया हमारा काम। अब आगे बढ़ेंगे। ये फिफ्थ का करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सेकंड वाला। पांच क्वेश्चन और हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। ज़्यादा तो नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा है। एक गोलाकार ग्रह की सतह से एक गोली v वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित की जाती है। गोली की अधिकतम ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके त्वरण का मान ग्रह की सतह के त्वरण का 1/4 हो गया। 1/4 1/4 आर स्क्वायर 2r, यानी कि पृथ्वी की सतह से r ऊंचाई पर है। तो पलायन वेग v इक्वल्स टू v √2 हो गया आंसर। खैर जो भी है, एस्केप वेलोसिटी का मान हमें ज्ञात करना है। देखो प्रश्न क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। प्रश्न ऐसा लिखा है कि ये है पृथ्वी की सतह से v वेग से किसी वस्तु को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ। अधिकतम ऊंचाई यहाँ पहुँचता है, यहाँ पर त्वरण अगर g है, यहाँ पर g/4 हो गया है। ठीक है ना बच्चों, तो h मिल जाएगा या r मिल जाएगा। g/4 इक्वल्स टू g/1 प्लस h/r का स्क्वायर। सॉल्व कर लिया, h का मान r आ गया। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, अगर सतह पर एस्केप वेलोसिटी थी 2gm/r और इसको हम लोग v√n लिख रहे हैं, तो v√n में n क्या आएगा? पहले v का मान ज्ञात कर लेते हैं ना बच्चों। यहाँ पर टोटल एनर्जी माइनस gmm/r प्लस हाफ mv²। यहाँ पर टोटल एनर्जी माइनस gmm/2r। इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा। सॉल्व करके आएगा gmm/2r। 2 से 2 कट गया, m से m कट गया, v हो गया स्क्वायर रूट ऑफ gm/r। एस्केप वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √2 टाइम्स ऑफ v। तो यहाँ पर √n लिखा है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2। बात खत्म। ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। कितने क्वेश्चन रह गए? और भी है 7, 8, 9, 10, बहुत सारे क्वेश्चन रह गए भाई। चलो फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन में एक फिगर दिया है, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये गोल है, लग नहीं रहा हो फिर भी मान लो। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक बड़ा गोलाकार द्रव्यमान कैपिटल M एक जगह स्थित है तथा दो समरूप
बिंदु द्रव्यमान स्मॉल m द्रव्यमान कैपिटल M के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा के पर चित्रानुसार रखे गए हैं। बिंदु द्रव्यमान एक L लंबाई के द्रव्यमान रहित दृढ़ छड़ से जुड़े हैं, यानी रिजिड रॉड है, कोई मास नहीं है, तथा संयोजन उनको जोड़ने वाली रेखा पर गति कर सकता है, यानी ऐसे यह मूव कर सकता है। सभी द्रव्यमानों में केवल उनका अपना गुरुत्वाकर्षण है। जब M के निकट वाला बिंदु द्रव्यमान कैपिटल M से 3L दूरी पर है, तो M के किस मान के लिए M क्या दिया हुआ है, K इंटू M बाई 288। छड़ में तनाव शून्य है, K का मान हमें ज्ञात करना है। छड़ में तनाव शून्य है, ध्यान देना बच्चों। तनाव शून्य कब होगा, अगर विरामावस्था में होता ना तो इधर का कुल आकर्षण बल इधर का कुल आकर्षण बल समान हो जाता, ठीक है। लेकिन फिर इस पे एक बल लगता, ये इधर जाना चाहता, तो ये और ये, इस पर तो कोई रिपल्सिव फोर्स लग ही नहीं रहा। यानी अगर दोनों को पूरा निकाय मान लें, ये तो तय है कि ये निकाय इस दिशा में गतिशील हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो अब दोनों अगर इसी दिशा में गतिशील है, दोनों एक ही वेग से एक ही त्वरण से गतिशील हो, तब इस छड़ में कोई तनाव नहीं होगा। यानी हमें क्या करना है, दोनों का त्वरण समान करना, और त्वरण समान करने का मतलब दोनों पर कुल बल समान करना है। तो कुल बल इसके कारण जो इस पे लगेगा G कैपिटल M स्मॉल m बाई 3L स्क्वायर, एक बल इधर लग रहा है माइनस, दूसरा इस तरफ लगाएगा कितना, G M1 M2 बाई L स्क्वायर। इस पे जो बल लगेगा दोनों का उधर ही लगेगा, G कैपिटल M स्मॉल m, दूरी कितनी हो जाएगी 4L का स्क्वायर माइनस G स्मॉल m प्लस, इस पर दोनों बल इधर, इस पर एक बल इधर, हो गया। अब अगर आप सॉल्व करते हो तो m का मान आता है 7m बाई 288, तो यहाँ पर k का मान हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 7। समझ में आया? सॉल्व हो गया ना चुटकी बजाते हुए। अब इसको मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, रॉकेट भूतल के अभिलंबवत सूर्य एवं पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा से सूर्य से दूर की तरफ रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द सन, ऐसा लिखा है, प्रक्षेपित किया जाता है। सूर्य पृथ्वी से 3 × 10⁵ गुना भारी है, मतलब उसका द्रव्यमान इतना गुना है। पृथ्वी की त्रिज्या से 2.5 × 10⁴ गुना दूरी पर स्थित है, दूरी भी दी हुई है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के लिए पलायन गति अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो रॉकेट एवं पृथ्वी निकाय के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के लिए कम से कम कितनी प्रारंभिक वेग होनी चाहिए, उसका निकटतम मान। निकटतम मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपके जो आंसर आएंगे उसके सबसे पास वाला जो आंसर है उसको लिख देना बस। पृथ्वी की चक्रीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन, जो रोटेशनल मोशन है, और परिभ्रमण गति तथा किसी अन्य ग्रह की उपेक्षा करें, उसको कंसिडर नहीं करना, ये कह रहा है। ये है सूरज, ठीक है बच्चों, ये है पृथ्वी, इतनी बड़ी नहीं है, फिगर में ड्रॉ करने में क्या जाता है ना। और यहां से फेंकेंगे द्रव्यमान को इस तरफ, हमें ये v ज्ञात करना है बस। एस्केप वेलोसिटी यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r, ये दिया हुआ है कितना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।
अब देखो इसका द्रव्यमान है m, इसकी त्रिज्या है r, इसका द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया है 3 × 10⁵m, और यहाँ से जो दूरी है ये है 2.5 × 10⁴ r। बस अब इस पर जो कुल बल लगेगा क्या लिखेंगे बच्चों? देखो अभी जो बल लग रहा है अनंत पर जाएगा, न्यूनतम इतना ही वेग देते हैं कि अनंत पर जाकर के विरामावस्था में आ जाए। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा 0, सही कहा। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है, गतिज ऊर्जा भी शून्य हो जाए तो न्यूनतम ऊर्जा मिलेगी ना उसको, तो इसलिए हम लोग न्यूनतम वेलोसिटी के लिए इन्फिनिटी पर ऊर्जा को क्या लिखेंगे? शून्य। यहाँ पे भी ऊर्जा क्या हो जाएगा? शून्य। तो यहाँ की ऊर्जा वहाँ की ऊर्जा दोनों को कर देते हैं बराबर। समझ में आया बच्चों? देखो यहाँ पर क्या होगा एनर्जी? ½ mv² - g m1 m2/r - g, इसका द्रव्यमान देखो 3 × 10⁵m × स्मॉल m बाय रेडियस 2.5 × 10⁵r। बोलोगे ये वाला r भी तो है, ऐड कर दो ना, इसमें एक r जोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? ये देखो तो 25 × 25,000 r है, उसमें एक r जोड़ करके क्या फर्क हो जाएगा? कुछ नहीं। समझ रहे हो ना? ये m ये m ये m कट गया, इसको भी काटेंगे, रुक जाओ। ये सब 0 है इसलिए कट गया। v²/2 = gm/r, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर देखो तो gm/r तो है ही, gm/r, साथ में क्या बचेगा? 3 × 10/2.5, इससे कट गया 4 बार में। अरे कुछ मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पे 4 है, 4 गड़बड़ हो गया था। टू 2.5 10⁴ लिख दिया। अब तो सब कुछ सही है। 4 × 3 = 12, नेगेटिव में कैसे आ गया? टोटल एनर्जी 0 आना चाहिए ना, खैर सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं है। एक बार चेक करते हैं, ये माइनस से उधर प्लस गया, ये उधर जाएगा तो ये भी तो प्लस ही हो जाएगा, है ना? आ गया, हमारा काम हो गया बच्चों। v²/2 = 4 × 3 = 12 + 1 13 gm/r। अब v को क्या लिखोगे? √13 × √2gm/r। √13 होता है 3.6, √2gm/r की वैल्यू 11.2, वैल्यूज को पुट कर दो, ये लगभग 40 के अराउंड आता है, 40.3 या वॉट एवर, 40 km/s। अब इसके आसपास देखना है, सबसे आसपास में 42 लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना बच्चों? 2 क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। देखो बच्चों 9th क्वेश्चन में क्या लिखा है? m द्रव्यमान वाले एक ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह 2 वृत्तीय कक्षा में परिभ्रमण कर रहे हैं। उपग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की उपेक्षा कीजिए, यानी दोनों सैटेलाइट एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहा है नेग्लिजिबल है, उसको गोली मारो। समझ गए? बचेगा क्या? सैटेलाइट और प्लेनेट के बीच का एट्रैक्टिव फोर्स। पहला उपग्रह जिसका द्रव्यमान m1, कक्षीय चाल v1, कोणीय संवेग L1, गतिज ऊर्जा k1, आवर्तकाल t1 और r1 त्रिज्या वाली कक्षा में उपस्थित स्थापित।
सीधे सीधे कह दो कि जो भी है, द्रव्यमान के लिए m1 लिया, वेलोसिटी के लिए v1 लिया, टाइम पीरियड के लिए t1 लिया, यही सब है। काइनेटिक एनर्जी के लिए k1 जो सर्कुलर पाथ पे है r1 रेडियस, दूसरे के लिए सब कुछ 2 लगा देंगे, m2 k2 t2 r2 हो गया v2। चलो अब सॉल्व करते हैं, काफी लेंदी लिखता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, m1 बाई m2 ये है 2, फिर लिखा है r1 बाई r2 ये है 1/4। अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे बच्चों, v1 बाई v2 स्क्वायर रूट ऑफ gm बाई r1 स्क्वायर रूट ऑफ gm बाई r2। v है कक्षीय चाल, ऑर्बिटल वेलोसिटी, नहीं समझ में आ रहा, रुक जाओ। ये हो गया पृथ्वी, कोई दूसरा ग्रह है, जो भी है जाने दो, ग्रह है। ये एक त्रिज्या, ये दूसरी त्रिज्या, एक सैटेलाइट यहाँ है, दूसरा सैटेलाइट यहाँ है, एक तो r डिस्टेंस पर है, दूसरा 4r डिस्टेंस पर है, एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है, यही तो m2m, यही तो लिखा है। ठीक है ना बच्चों। अब जरा देखो वैल्यूज को पुट करते हैं, g से g कट जाएगा, यहाँ m1 ये तो m है, m क्या, ये m, तो gm को पूरा काट दो, हटाओ, r2 बाई r1, r2 बाई r1 यानी √4, ये क्या आ जाएगा 2, v1 बाई v2 आएगा 2 यानी p का हो जाएगा 3, और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड में, तो 9th का आंसर सेकंड ही हो सकता है और कुछ तो होगा ही नहीं। बाकी आप फाइंड कर सकते हो ना बच्चों। v1 बाई v2 मिल गया है, l1 बाई l2 को क्या लिखोगे, mv1 r1 बाई mv2 r2, m से m कट गया, v1 बाई v2 को लिखोगे 2, r1 बाई r2 को लिखोगे 1/4। कुछ मिस्टेक किया हो तो बोलो, कुछ मिस्टेक किया लगता है, ये mvr लिखा ना, ओहो द्रव्यमान mm थोड़ी है, द्रव्यमान 2m है ना, तो 2m लिखोगे, 2 भी आएगा, कट के 1 आ जाएगा, लो हो गया। L1 L2 मिल गया, K1 बाई K2 को क्या लिखोगे, K1 बाई K2 हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर, m1 बाई m2 पता है, v1 बाई v2 पता है, सॉल्व हो जाएगा। फिर चाहिए t1 बाई t2, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट r1 बाई r2 टू द पावर 2/3, टाइम पीरियड का स्क्वायर, डिस्टेंस का क्यूब, 3/2 हो गया। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है, आंसर यही आएगा। 9th हो गया। अब एक आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखो बच्चों क्या लिखा है, द्रव्यमान m के एक कण की स्थितिज ऊर्जा kr²/2 लिखा है, यहाँ v लिखा है कैपिटल V, हम लोग u लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। जहां r एक नियत बिंदु O से कण की दूरी है और k उचित विमाओं वाला एक धनात्मक नियतांक है, यह कण बिंदु O के सापेक्ष r त्रिज्या वाली एक वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, O के सापेक्ष r त्रिज्या वाली वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, ठीक है। यदि v कण की चाल है और l एंगुलर मोमेंटम है, तो हमें l और v ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है kr²/2, F हो जाएगा -du/dr, 2 से 2 कट जाएगा -kr। मैग्नीट्यूड की बात करें kr, v हो जाएगा √k/mr, v मिल गया। अब कैपिटल R के लिए लिखना है तो √k/m कैपिटल R
एक आंसर आ गया 2। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम चाहिए, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, तो m स्क्वायर रूट ऑफ k बाई m इंटू आर स्क्वायर, रूट के एम लिख देते ना, एम के आर स्क्वायर, ये आ गया थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग एसएचएम पढ़ेंगे। होमवर्क मैं यहाँ लिख देता हूँ। होमवर्क होगा ग्रेविटेशन वर्कशीट स्टेज 5। कितने क्वेश्चंस हैं? 21। एक ही पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 to 21। ठीक है, अब एसएचएम। अब देखो बच्चों, हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कला। आवृत्ति हम लोगों ने पढ़ लिया है, समय आवर्तकाल पता है, आयाम पता है ना। यहाँ पर कला की बात करते हैं बच्चों, कला को हम लोग फेज बोलते हैं। एक कंपन कर रहे कण के लिए कला कण की तात्क्षणिक विस्थापन की स्थिति एवं कंपन की दिशा को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? तात्क्षणिक विस्थापन की स्थिति और कंपन की दिशा को व्यक्त करता है। अब क्या है कला, ऐसे हम लोग समझ लें। मान लो y दिशा में या x दिशा में हम लोग लिखते हैं विस्थापन को। x का मान है a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, तो x का मान प्लस a से माइनस a के बीच में ही होगा। x का मान माइनस a से प्लस a के बीच में होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना बच्चों? यहाँ मान ले 0 है, यहाँ पर x का मान प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो जो कण है वो यहाँ से यहाँ फिर ऐसे ऐसे गतिशील होगा, जैसा कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में होता है। सबसे सिंपल सा उदाहरण है इसका। इसमें ये मान लो माध्य स्थिति है, इस तरह से गतिशील है, माइनस a से प्लस a के बीच में। तो अब किसी क्षण इसका विस्थापन इस मूल बिंदु से या माध्य बिंदु से साम्य स्थिति से जो विस्थापन है उसको इस तरह से लिख रहे हैं। इसमें ये जो टर्म है ओमेगा टी प्लस फाइव, यही टर्म कहलाता है कला। ये समझ में आ रहा ना? फेज सर्कुलर मोशन से ड्रॉ करके मैं समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद देखो कुछ और चीजें लिखी है यहाँ पर। दो सरल आवर्त गति कर रहे कणों का माध्य स्थिति के सापेक्ष कुल कला का अंतर, ये कलांतर कहलाता है, फेज डिफरेंस। यानी कि एक का कला कुछ और है, दूसरे का कला कुछ और, दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? कलांतर। इसका क्या मतलब है मैं उसको भी लिख के समझा देता हूं। जैसे मान लो हम लोग किसी एक के लिए लिख दें फाई वन, या कलांतर है ओमेगा टी प्लस फाई वन, ये एक का कला लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। और दूसरे कण के लिए ओमेगा टी प्लस फाई टू, ये दूसरा कण जो सरल आवर्त गति में है एक्स अक्ष के अनुदेश, उसका कला ऐसा लिख दिया। अब इन दोनों कला का जो अंतर होगा, एक ये ऐसे लिख दें, ओमेगा टी प्लस फाई टू माइनस ओमेगा टी प्लस फाई वन। तो ये अंतर क्या आया? फाई टू माइनस फाई वन, ये कहलाएगा कलांतर, दोनों की कला का अंतर। ठीक है ना? इसमें से इसको या इसमें से इसको आप माइनस कर सकते हो। अभी सिर्फ परिमाण की बात करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर t का मान यहाँ शून्य रख दे तो पूरी कला क्या हो जाएगी? फाई के बराबर हो जाएगी। यानी जिस वक्त हमने समय काउंट करना शुरू किया था, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया था, उस वक्त जो स्थिति थी कला की, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? प्रारंभिक कला। तो इसको मिटा के मैं लिख देता हूं,
t इक्वल्स टू 0 पर कला का मान प्रारंभिक कला या इनिशियल फेज कहलाता है। समझ गए ना, प्रारंभिक कला कहलाता है। अब ये कला का क्या मतलब है, इसको हम लोग एक बार समझते हैं, इसको मिटाएं फिर। ठीक है, फेज कांस्टेंट, कैसे एंगल से हम लोग पोजीशन को बता रहे हैं वो समझना जरूरी है। एक वृत्त मान लेते हैं, इस तरीके से। इस वृत्त की त्रिज्या हम लोग a मान ले बच्चों, और ऐसा समझ लें कि नियत चाल से वस्तु इस सर्कुलर पाथ पे, वृत्ताकार पथ पर गतिशील है। ठीक है ना। अब हम लोग SHM का इक्वेशन, सरल आवर्त गति का इक्वेशन ज्ञात करते हैं। ठीक है, मैं इसका हेडिंग लिख देता हूं, वर्तुल गति के आधार पर सरल आवर्त गति की व्याख्या। इसी में आपको कोण भी मिल जाएगा। वर्तुल गति यानी सर्कुलर मोशन के आधार पर सरल आवर्त गति की व्याख्या। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग कैसे सर्कुलर मोशन के बेसिस पर एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको समझ लो बच्चों। यहां से आपको फेज भी समझ में आ जाएगा, कला क्या है वो भी आप समझ जाओगे। देखो ध्यान देना, त्रिज्या इसकी हम लोग क्या मान रहे हैं, a। यहां से चलना शुरू किया, t इक्वल्स टू 0 पर हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर है। ठीक है, या t इक्वल्स टू 0 पर यही मान लो, एट t इक्वल्स टू 0, यानी t इक्वल्स टू 0 पर। अब ये इस दिशा में घूम रहा है, तो बहुत छोटे समय अंतराल में, t समय अंतराल में कितना कोण घूम जाएगा, ओमेगा t घूम जाएगा ना, क्योंकि ओमेगा इसका कोणीय चाल है। कोणीय चाल याद करो, हमने ओमेगा बोला था कोणीय आवृत्ति। ठीक है, तो कोणीय आवृत्ति कैसे है उस चीज को समझेंगे, टाइम पीरियड और ओमेगा के बीच रिलेशन कैसे है, सब कुछ इससे क्लियर हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से समझना है। यहां से इस जगह हम लोग मान लेते हैं, ये इस जगह से इस जगह आ गया t समय में, तो t समय में एट t इक्वल्स टू t, या t समय पर यहां है t समय पर, p इसको मान लो, इसको q मान लो, और t इक्वल्स टू 0 समय पर यहां पर है, यहां पर t समय पर है। तो ओमेगा t कोण से घूम गया। अब इस q पोजीशन पर है, हम लोग यहां से ऐसे लंब डाल देते हैं। ये कोण क्या है, थीटा और ओमेगा t, यानी ये पूरा का पूरा कोण, समझ पा रहे बच्चों, ये कोण भी ओमेगा t प्लस फाई हो जाएगा, ओमेगा t प्लस फाई, इसको आप थीटा नाम दे सकते हो। अब ये O से Q तक की जो दूरी है वो क्या है, A है, त्रिज्या A, यहां से यहां तक की त्रिज्या A है, तो हम लोग इसको A नाम दे देते हैं। ये दूरी यहां से यहां तक x है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको y से डिनोट कर दें। ठीक है, जरा देखो,
मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक की दूरी x, ठीक है, ये दूरी x। तो अब ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर जो अभिलंब है और कर्ण क्या होगा a, x बाय a लिख सकते हैं क्या। साइन थीटा बराबर x बटा a, यहां से x का मान आता है a साइन ओमेगा t प्लस 5। यानी आप इस जगह ध्यान से सुनना, कोई वस्तु सर्कुलर पथ पर यानी कि वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से, एक समान वेग कह लो, एक समान कोणीय वेग से गतिशील है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नियत कोणीय चाल से गतिशील है। तो अगर ये नियत कोणीय चाल से गतिशील है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर इक्वल समय अंतराल में, बराबर समय अंतराल में बराबर कोण घूमेगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, यहां पर x का मान हम लोग जो लिख रहे हैं वही x का मान है a साइन ओमेगा t, ठीक वैसा ही जैसा हमने सरल आवर्त गति का इक्वेशन पढ़ा था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब वस्तु सरल मतलब सर्कुलर मोशन में है, जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, तो उसकी स्थिति सदिश जो त्रिज्या सदिश है उसका x घटक सरल आवर्त गति के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। क्लियर। अब x घटक में ये जो टर्म आया कोण, ये कोणीय स्थिति, उसकी कोणीय स्थिति क्या है, यहां पर आएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा ना बच्चों, एक एक्सट्रीम पर। तो कोणीय स्थिति को बताता है ये ओमेगा टी प्लस 5, जिसको हम लोग बोलते हैं फेज, कला। समझ में आया। तो कला क्या है, ओमेगा टी प्लस 5। कोई तकलीफ तो नहीं है, इसको मिटाते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एंगल के बारे में आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा और सिंपल करते हैं और अच्छे से समझने के लिए। वृत्ताकार पथ पर एक वस्तु, एक कण गतिशील है, और ये हम लोग मान लेते हैं कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसे मूव कर रहा है एक साथ, ये प्लस ए, ये जीरो, ये माइनस ए। इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है a, ओमेगा कोणीय चाल है। प्रारंभ में हम लोग मान लेते हैं वस्तु यहां था और t समय में ये यहां से ओमेगा t कोण से घूम गया, यहां कहीं पहुंच गया। अब यहां से यहां तक का जो x का मान होगा, इस x की बात कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। ये कोण कितना है, ओमेगा टी, ये त्रिज्या है a। तो फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, साइन ओमेगा टी बराबर x बाई a, तो फिर x बराबर a साइन ओमेगा टी। ये समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो t इक्वल्स टू 0 पर यहां वस्तु कहां पर होगा, उसकी कोणीय स्थिति शून्य होगी, प्रारंभिक कला शून्य है। लेकिन इससे पहले जब हमने लिखा था ओमेगा टी प्लस 5, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसमें प्रारंभिक कला शून्य नहीं थी। जब आप t का मान शून्य रखते हो तो फेज की जो कला का मान था वो 5 था, तो 5 उसकी प्रारंभिक कला होगी। समझ में आ रहा है। एक दो क्वेश्चन मैं पूछता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये समझना जरूरी है बच्चों, ये समझ गए ना, एसएचएम के बहुत सारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज कैलकुलेशन तो बहुत लेंदी होता है। बहुत सिंपल तरीका आपको इस्तेमाल करना है। देखो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये 0 यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये a है, और ये किस जगह पर है, a बाई रूट 2। समझ रहे हो ना, ये a बाई रूट 2 है, यानी यहां से यहां तक की दूरी है a बाई रूट 2। अब इसका जो कला होगी, कला क्या है,
यहां से स्टार्ट करते हैं। ये कला थीटा मान लो, ये थीटा आपको ज्ञात करना है, त्रिज्या ए है। बता सकते हो कला? दिए गए चित्र में वस्तु की तात्क्षणिक कला, ये सीधे सीधे लिख दें, कला ज्ञात करें। फेज, हमें ये थीटा का मान ज्ञात करना है बच्चों। देखो ध्यान देना, बहुत सिंपल है। साइन थीटा क्या हो जाएगा, a/√2 बटा ए से ए कट गया, साइन थीटा हो गया 1/√2, यानी थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है ना? यहां से अगर वस्तु यहां पहुंचता है तो कला हो गई 45 डिग्री, फिर यहां 45 डिग्री और पहुंच के यहां 90 डिग्री, वापस आएगा ऐसे घूम करके इस जगह, इधर गतिशील होगा 180 डिग्री, फिर यहां से इधर पहुंच गया 270 डिग्री, फिर यहां आया तो 360 डिग्री। समझ में आ रहा है कला का मान? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कला आपको समझ में आ रहा है तो हम लोग इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। अलग अलग जगह कला क्या होगी, एंगल क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन से, वर्तुल गति के आधार पर समझना बहुत आसान हो जाता है। पहले मान लेते हैं फाई था, टी समय में यहां चला आया, ये ओमेगा टी हो गया, ये दूरी x हो गई, त्रिज्या a है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, x बराबर a साइन ओमेगा टी। ध्यान देना तो बच्चों, इस जगह वस्तु इधर गतिशील है ना, यानी यहां पर वस्तु का गति की दिशा किधर होगी, पॉजिटिव एक्सट्रीम, धनात्मक चरम स्थिति की तरफ होगी। और अगर यहां पर होता, इस जगह से ऐसे घूम रहा होता, तो उसकी दिशा बदल जाती। यहीं पर अगर गति की दिशा बदल गई तो कला बदल जाएगी। ये समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? रुको दूसरे तरीके से बता दो। थोड़ा बहुत समझ में आया, अच्छे से नहीं आया ना, रुको और अच्छे से। जब तक समझ में नहीं आएगा ना तब तक समझाते रहेंगे बच्चों। ध्यान देना, बहुत सिंपल 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 सिंपल, मन में बिठा लो। आसान है तो आसान लगेगा। देखो, देखना बच्चों, ये ठीक बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहां पर 0, यहां पर a/2, यहां पर a। ध्यान दो, ऐसे एक स्थिति है, दूसरा ये स्थिति है। पहले हम लोग कला की बात करें, इसको θ1 नाम दे देते हैं, और दूसरी कला के लिए बाद में बात करेंगे। ये a है, ये कोण θ1, और ये मैं कह रहा हूं a/2 है, यहां से यहां तक की दूरी है a/2। जरा देखो, आप क्या कह सकते हो, साइन θ1 का मान अगर वस्तु यहां पर है, P बिंदु पर है, तो इधर गतिशील होगा, इस जगह ऐसे, और दूसरा मैं कह रहा हूं ऐसे। जब यहां पर होगा तो इधर गतिशील होगा। समझ में आ रहा ना? ये Q बिंदु नाम दे दो। तो P बिंदु के लिए, P बिंदु के लिए अगर हम लोग बात करें कला की, साइन थीटा हो जाएगा a/2 बटा 1/2। साइन थीटा 1/2 आ गया, थीटा क्या होता है, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है ना, यानी कि यहां से उसका कोणीय पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, या बोलते हैं फेज, कितना होगा, 30 डिग्री, π/6। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, Q बिंदु के लिए। Q बिंदु के लिए अगर बात करें बच्चों, देखो क्या होगा, ध्यान से समझो। यहां से चल रहा है इस दिशा में, इस दिशा में चल रहा है ना, ये पूरा का पूरा कोण हो जाएगा θ2। ये वाला कोण आप क्या लिख सकते हो, 180 माइनस θ2 लिख सकते हो ना। ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा,
180 माइनस थीटा 2, ये कौन दोनों समान हो गए। पाई माइनस थीटा 2 बराबर कितना आ रहा है, थीटा 1, यानी कि पाई बटा 6। तो पाई माइनस पाई बटा 6 ये हो जाएगा थीटा 2। थीटा 2 जो कला होगी 5 पाई बाई 6 हो जाएगी, 180 माइनस 30 डिग्री यानी कि 150 डिग्री। तो अगर वस्तु यहीं पर है, इसके लिए कला क्या होगी 30 डिग्री, इसके लिए कला क्या होगी 150 डिग्री। वस्तु एक ही जगह है, गति की दिशा बदल गई, वस्तु के लिए कण के लिए कला बदल जाएगी। अब समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट था ये मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं। एक आवर्त गति क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल, वन टाइम पीरियड, कैसे एक दोलन पूरा हुआ वो मैं एक बार समझा देता हूं, ध्यान से समझना। एक दोलन, अगर हम लोग एक दोलन की बात करते हैं बच्चों, ये 0 है, ये A है, ये माइनस A, ठीक है। कोई कण मूल बिंदु से गति करना प्रारंभ करता है, यहां से ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, देखो ये गति की दिशा। मूल बिंदु से चलना शुरू किया धनात्मक चरम स्थिति तक, फिर वहां से मूल बिंदु तक, फिर वहां से ऋणात्मक चरम स्थिति तक, फिर वहां से मूल बिंदु तक। ये एक दोलन कंप्लीट हो गया, समझ गए, एक दोलन कंप्लीट। दूसरा देखो, यहां माइनस ए है, यहां पर प्लस ए है, यहां पर 0 है, यहां से चलना शुरू किया, यहां आया, फिर इधर आ गया वापस, यह भी एक दोलन है। एक चरम स्थिति से दूसरे चरम स्थिति, फिर दूसरे चरम स्थिति से प्रारंभिक चरम स्थिति, एक दोलन। समझ में आ गया बच्चों? रुको, अभी रुको और सीखो, सिंपल है ये तो आप लोगों को पता ही है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। कहीं से भी शुरू करते हैं, किसी भी एक जगह से, यहां से शुरू करो। यहां से चलना शुरू किया, आया धनात्मक चरम स्थिति तक, फिर वापस यहीं आ गया, लेकिन एक चक्कर पूरा नहीं हुआ, फिर आएगा इधर, फिर आएगा इधर, अब होगा एक चक्कर इसका पूरा, एक दोलन पूरा हुआ। यानी जहां से चलना शुरू किया उसी जगह आना चाहिए, और गति की दिशा, गति भी समान होनी चाहिए, वेग भी समान, स्थिति भी समान। एक चक्कर के लिए समान स्थिति तथा समान वेग, के लिए में लिया गया न्यूनतम समय। बस ऐसा समझ लो कि एक चक्कर के बाद वस्तु की स्थिति तथा वेग दोनों समान हो जाती है, कम से कम एक दोलन, फिर दो दोलन होगा, फिर से वहीं पहुंचेगा। तो यहां से चला, वापस यहां आ गया, उसी जगह तो आ गया, लेकिन गति समान नहीं है। पहले धनात्मक दिशा में वेग था, अब ऋणात्मक दिशा में वेग आया, ये पूरा का पूरा एक दोलन नहीं हुआ। वापस आया, एक दोलन हो गया, फिर यहां से चला, वापस यहां आ गया, एक दोलन हो गया इसका, क्योंकि पहले भी शून्य था वेग, अभी भी शून्य हो गया। चरम स्थिति में वेग शून्य हो जाता है ना। फिर यहां से चला इस जगह, वेग शून्य हुआ, फिर आया यहां, उसी जगह आया, वेग समान नहीं है तो एक चक्कर पूरा नहीं हुआ। फिर इधर आया ऋणात्मक चरम स्थिति पे, फिर माध्य बिंदु पर, मतलब साम्य स्थिति में, फिर वापस आया उसी जगह। तो अब इस दिशा में वेग भी इधर होगा, स्थिति भी यही है, एक दोलन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग यही रहने देते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।